वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 35। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर जरूर देखिए और फिर आप देखेंगे कि आपको इतना मजा आएगा सीरीज में, बहुत ज्यादा। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जे के ऊपर जो करप्शन का केस लगा था उसकी पहली सुनवाई के लिए वो कोर्ट आया होता है और ली और जिना की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। एंड इस पार्ट की शुरुआत में मोजो पैनी को कॉल करता है क्योंकि उसकी गवाही से ये केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जे को सजा जरूर मिलेगी। पर कॉल लगता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि पैनी का फोन तो उसके पास है ही नहीं और उसे एक दूर दराज के किसी हॉस्पिटल में, आपको पता है ना, नेल ने बंदी बना कर रखा हुआ है। और मोजो ने पैनी को जो ट्रैकर वाला ब्रेसलेट दिया था उसे पैनी ने हाथ में पहना था। उसका बटन ऑन करके वो अपनी लोकेशन मोजो को बताना चाहती है, लेकिन उसके दोनों हाथ इतने कस के बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर पाती। एंड यहाँ कोर्ट की वेटिंग रूम में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैठा होता है जिसे दोस्तों हम डेनिस कहेंगे, ठीक है। ली और जिना उससे मिलते हैं और कहते हैं कि सुनो, अगर तुमने कोर्ट में हमारे पक्ष में गवाही दी तो तुम्हारे जेल में होने के बावजूद हम तुम्हारे परिवार को एक बहुत बड़ी रकम देंगे। और वो कहता है जे ने भी मुझे यही लालच दिया था, अब बताइए कि आप में और उसमें फर्क क्या है। इस पर ली कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम बिना पैसे लिए मेरा काम कर दोगे, बताओ। देखो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, अगर तो मेरी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। एंड दोस्तों, ली ये सारी बातें जरा धमकाने वाले टोन में कहता है। तो जॉन कहता है कि ऐसे मत धमकाओ भाई, कहीं ये डर ना जाए। तब जॉन डेनिस से कहता है कि देखो, तुम बस कोर्ट में सच बताओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से वो कमरे के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब जे कॉल करता है और वेटिंग रूम में टेबल के नीचे एक फोन रिंग करता है। दोस्तों, ये भी जे की सेटिंग थी। डेनिस उसे उठाकर कॉल अटेंड करता है, लेकिन जे की आवाज को सुनते वो कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, कहकर वो कॉल काटने वाला होता है। पर जे कहता है कि अगर तुमने कॉल काटा तो फिर तुम बहुत पछताओगे, सुन लो मेरी बात। थोड़ी देर के बाद तुम्हें एक और कॉल आएगा, अगर तुमने उस कॉल को नहीं उठाया तो सोचो तुम्हारी जिंदगी गई। इस धमकी के साथ जे कॉल काट देता है। अगले ही 1 मिनट में एक और कॉल आता है, लेकिन वो किसका कॉल है ये फिलहाल नहीं बताया जाता। दूसरी ओर दोस्तों, जिना सुनवाई से पहले जरा नर्वस होती है। एंड्री उसको हिम्मत देता है कि अरे इतना घबरा क्यों रही हो, हमारे पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मैं जानता हूँ तुम कोर्ट में जे की धज्जा उड़ाकर रख दोगी। कहकर वो जिना को एक स्कार्फ पहनाता है और कहता है, तुम्हें याद है जब तुम मेरी सेक्रेटरी थी तो तुम मुझे टाई पहनाया करती थी, और पता है तब मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता था, इसीलिए अब तुम्हें रिलैक्स करवाने के लिए मैं ये स्कार्फ पहना रहा हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं है ना तुम्हें। दोस्तों, जिना के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है और वो जरा कॉन्फिडेंट हो जाती है। इनकी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग देखकर तो दोस्तों यहाँ ली को कुछ होने लग जाता है। चलिए अगले सीन में आ जाइए। जे एंड्रू से कहता है कि लगता है तुम जिना के साथ बहुत खुश हो बेटा, पर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। एंड्रू कहता है कि अच्छा, आप जैसे मॉन्स्टर के साथ रहने से ज्यादा खतरनाक रास्ता कुछ हो सकता है क्या। जे कहता है तो ठीक है, असली मॉन्स्टर को तो तुम अब देखोगे बेटा। एंड ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ एंड्रू भी कंफ्यूज होता है कि हमारे पास इसके खिलाफ इतने सारे एविडेंस है, पर यह है कि जरा भी नर्वस नहीं लग रहा। सुनवाई शुरू होती है और सरकार की तरफ से जिना जे से सवाल करना शुरू करती है। वो पूछती है कि बताइए, क्या आप पर जो इल्जाम लगा है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए डेनिस नाम के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को $2.5 मिलियन रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल किया था, क्या आप इस इल्जाम को कबूल करते हैं। देखिए दोस्तों, वो क्या कहता है, मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी। हाँ, पर मैं नहीं जानता ये इल्जाम आप मुझ पर लगा क्यों रही है, क्या इसीलिए कि आपको शक है कि मैंने आपके भाई का कत्ल किया। देखिए, आपसे जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए, केस की दिशा को मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जे कहता है तो और मैं क्या बताऊं, आपका सवाल ही ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पर्सनल रिवेंज के लिए मुझे टारगेट कर रही है। एक बेगुनाह को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर क्यों रही है आप। दोस्तों, जिना गुस्से में उस पर चिल्ला देती है और जज जिना को वार्न करते हैं कि केस के सिलसिले में जो पूछना है सिर्फ वही पूछो, और मिस्टर जे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। जे कहता है कि इनके पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जिना कहती है एविडेंस है, और इस बात को खुद डेनिस ने कबूल कर लिया है। वो डेनिस से पूछती है कि आपने जे से रिश्वत ली थी ना, पर वो कहता है नहीं, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे। बस दोस्तों, जिना चौंक कर पूछती है ये क्या कह रहे हैं आप, कहीं आप किसी की धमकी से डरकर ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे। तब जे कुछ सोचने लगता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों कि डेनिस को जो दूसरा कॉल आया था वो वीडियो कॉल था जिसमें उसकी वाइफ और बेटी होती है। उन्हें देखकर डेनिस बहुत खुश हुआ था, लेकिन फिर पता चला कि दोनों बॉडीगार्ड के साथ हैं। ये भी जे की धमकाने वाली चाल थी कि अगर तुमने कोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद जे ने डेनिस को धमकाया था कि समझदार को इशारा काफी है बेटा, और मुझे पता है कि तुम समझदार हो, तो अब कोर्ट में जो कहना है कह लेना। एंड उसी की धमकी की वजह से डेनिस कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों। जिना के हर सवाल का वो ना में जवाब देता है। ली की टीम के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये पासा तो पलट ही गया। इतने में जे अपने लॉयर को एक आइडिया देता है और वो डेनिस से पूछता है कि एक बात बताओ, जब तुम जेल में थे तो क्या तुम्हें अपनी जान को लेकर डर लगा था कि जे तुम्हें कभी मार डालेगा। दोस्तों, इसका भी वो ना में जवाब देता है।
अब जीना जज से कहती है कि माय लॉर्ड, जेजे के खिलाफ एक और एविडेंस अभी आता ही होगा। जेल में उसने अपने आदमी से कहकर डेनिस के इंजेक्शन में जहर मिलाया था। खुशकिस्मती से वो पकड़ा गया, वरना डेनिस तो आज जिंदा नहीं बचता। इतने में जॉन उस इंजेक्शन की लैब रिपोर्ट लेकर आ जाता है। जिना उसको खोलकर देखती है तो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसमें लिखा है कि उस इंजेक्शन में कोई भी जहर नहीं मिला था, वो एक नॉर्मल इंजेक्शन था। सोचिए दोस्तों, जिना का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस इस तरह फेल हो गया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। उसके पक्ष का हर एविडेंस फेल हो रहा था। तो अगली सुनवाई 4 दिन के बाद होगी, ये कहकर जज कोर्ट को डिसमिस कर देते हैं। और अब यहाँ जेजे का हौसला इतना बढ़ जाता है कि बाहर आकर वो जिना को चिढ़ाता है कि एक इनोसेंट आदमी पर और कितने इल्जाम लगाओगे तुम, मेरी मानो ये केस छोड़ दो। अब जिना मोजो से कहती है कि अगर हमें अगली सुनवाई में कुछ हद तक जीतना है ना, तो पैनिक आना बहुत जरूरी है। उसे कैसे भी करके हमें ढूंढना होगा। क्या आप उसको ट्रेस कर पाए? मोजो कहता है कि हाँ, उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है, वैसे उसका ट्रैकिंग डिवाइस भी ऑन नहीं है, पता नहीं किस हालत में होगी, पर हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको ढूंढने की। और ये बात ली सुन लेता है और मोजो को अकेले में ले जाकर पूछता है कि तुम अपने जिस एजेंट की बात कर रहे थे, क्या वो पैनी है? मोजो घबरा जाता है कि ली को आखिरकार पता चले गया, पर वो मान ही लेता है कि हाँ, वही जेजे के साथ रहकर हमारी मदद कर रही थी और वो कोरिया छोड़कर नहीं गई थी। ली भड़क जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा बताओ? मोजो कहता है कि तुमने तो उसे कोरिया से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उसने मुझसे बहुत विनती की, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। ली दोस्तों इस पर चिल्ला देता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि एक तो मैंने उसको जिंदा छोड़ा, पर वो हमारे रूल्स के खिलाफ जाकर यहीं पे रुकी थी, बताओ। और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? जल्दी पैनी का पता लगाइए, वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों, जेजे पैनी के पास जाता है तो देखता है कि उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की है। वो कहता है कि अरे तुम कुछ भी कर लो, पर यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती, और जब ये केस खत्म होगा तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं? तुम्हें ले जाकर ली को सौंप दूंगा। अब मैंने सुना है कि ली ने तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया उसने, और तुम्हें कोरिया से निकल जाने को कहा था, तुम्हें याद होगा? तो अब अगर वो तुम्हें देखेगा तो जरूर मार डालेगा। तुम भी शायद उसी के हाथों मरना पसंद करोगे, राइट? और मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, कहकर वो चला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पैनी को बड़ी टेंशन होती है कि भगवान कैसे बचूं मैं। दूसरी ओर चेयरमैन के पास आ जाइए दोस्तों, जो अपनी अब असली मेडिसिन ले रहा है। एंड देखिए तो अब जरा तंदुरुस्त भी हो गया है, लगता है उसकी मेडिसिन बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत नॉर्मल होने लगा था। एंड इस तरह खुद को चलने लायक बनाने के लिए वो पैरों का एक्सरसाइज कर रहा होता है। पीए उसकी मदद करता है। अब एंड्रयू आकर पूछता है कि पापा, क्या आपको पता चला है कि कौन आपकी मेडिसिन को चेंज कर रहा था? क्या नाथन ऐसा कर रहा था? चेयरमैन कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ ने किया था बेटा। एंड्रयू तो शॉक हो जाता है कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? फिर वो रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ चेयरमैन उसको वो वीडियो फुटेज दिखाता है। एंड्रयू को इतना गुस्सा आता है कि मतलब उसका मन कर रहा है कि वो चेयरमैन की वाइफ को मार दे, लेकिन नहीं मार सकता। उसकी एक तरह से वो माँ है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि पापा, अब आप इस मामले को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, जो करना है मैं करूंगा, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। घर पर नाथन को दिखाते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझसे पापा की हालत देखी नहीं जाती, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन दोस्तों वो कहती है, अरे छोड़ो ना बेटा, उनके साथ जो हो रहा है वो खुद भी वो डिजर्व करते हैं। इतने में पीए चेयरमैन को लेकर घर आ जाता है। नाथन कहता है कि पापा, मैं आपके लिए अच्छा खाना खरीद कर लेकर आया हूँ, प्लीज मेरे साथ बैठकर खाइए ना। फिर चेयरमैन के कमरे में जाकर वो कहता है कि पापा, मम्मी कितनी जिद्दी है, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही है, तो फिर आप ही कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते? एक ही घर में आप और मम्मी इस तरह दुश्मन बन के घूम रहे हैं, बताओ कैसे चलेगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप एक काम कीजिए, सुलह कर लीजिए, कुछ दिनों के लिए मम्मी को ही चेयरमैन रहने दीजिए ना। दोस्तों वहाँ पर बेचारा बड़े तहे दिल से कह रहा होता है ताकि उसके पेरेंट्स के बीच मन मुटाव ना हो, लेकिन चेयरमैन को लगता है कि ये अपनी माँ के कहने पर ड्रामा कर रहा है। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी माँ ने भेजा है क्या तुम्हें कि जाओ पापा को पट्टी पढ़ाओ और मेरे रास्ते से उनको हटा दो? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है इतने सालों से, और एक बात बता दूं, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, निकलो यहाँ से, तुम्हारा तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कहकर दोस्तों वो पीए से कहता है कि मुझे नहीं चाहिए इसका ये लाया हुआ खाना, इसे कचड़े में फेंक दो। बेचारा नाथन पहली बार शायद कुछ दिल से कह रहा था, और ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो बाहर आता है और सोच लेता है कि पापा, आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, आगे भी आप मुझे मत समझना। लगता है दोस्तों उसने बेबसी में कोई फैसला कर लिया है। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं। वो ली और मोजो को बताती है कि अगली सुनवाई में पैनी को कोर्ट में आना ही होगा, वरना सोचो ये केस तो पूरी तरह हाथ से गया और जेजे पूरी तरह बच जाएगा। मोजो कहता है मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जब तक वो ऑन नहीं होता तब तक उसके हाथ पे बंधे ट्रैकिंग डिवाइस का लोकेशन हम पता नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर जेजे पैनी के पास जाता है और कहता है कि कल दूसरी और आखिरी सुनवाई है मेरी जान, उसमें साबित हो जाएगा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और फिर मैं एकदम आजाद हो जाऊंगा।
और हाँ, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज तुम मेरे घर में साथ होती, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। खैर, कल मैं तुम्हें ली के पास लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हारी जान उसके हाथ में होगी। देखते हैं वो क्या करता है। लो अभी पानी पी लो, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं पिया है वैसे भी। कहकर वो पैनी को पानी पिलाता है और पानी मुंह में लेकर जेजे के मुंह में वो थूक देती है दोस्तों। हाँ, जेजे अपना मुंह पोंछ कर कहता है कि कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस तरह उसको धमका कर वो चला जाता है। यहाँ चेयरमैन वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। अचानक पिया आकर कहता है कि सर, आपकी वाइफ आ रही है, जल्दी बीमार वाली एक्टिंग कीजिए। वो भी वेट रखकर जल्दी से चेयर पर बैठ जाता है और बड़बड़ाने लग जाता है कि हाय, दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। उसकी वाइफ आकर कहती है कि अच्छा, एक बात बताइए, आपने मेरे बेटे को क्या कहा? वो इतना पीकर क्यों आ गया घर में? एक बात बताइए, क्या आप कभी उसे अपना बेटा नहीं मानेंगे? चेयरमैन कहता है, देखो मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, अभी तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों, चेयरमैन की वाइफ गुस्से में छठ से चेयरमैन के गाल पे मारकर कहती है, अगले शेयर होल्डर्स मीटिंग में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, फिर पता चलेगा तुम्हें। बताओ यार, मार के चली गई। चेयरमैन तो पागल की तरह हंसने लगता है कि देखो मेरी बेबसी, मुझे अपनी वाइफ से मार खानी पड़ रही है। दूसरी ओर एंड्रयू नाथन के असिस्टेंट को बुला भेजता है और कहता है कि मेरे पापा की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसे षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो ना। एंड अब वो घबरा जाता है और कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? देखो बनो मत, मेरे पास प्रूफ है कि चेयरमैन की वाइफ के कहने पर ही तुमने पापा के मेडिसिन को चेंज किया था। वो दोस्तों डर के मारे एंड्रयू के पैर पकड़ लेता है कि प्लीज सर, किसी को मत बताइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड्रयू कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो उस दिन जिन शेयर होल्डर्स को चेयरमैन की वाइफ ने मेरे खिलाफ भड़काया था, उन्हें कॉल करके कहो कि चेयरमैन की वाइफ उनसे बात करना चाहती है। एंड वो भी डर के मारे उन सभी को मीटिंग रूम में बुला लेता है। वो सभी तो चेयरमैन की वाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ एंड्रयू की एंट्री होती है। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए? एंड्रयू कहते हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर आप सब एक बात बताइए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे आपका मकसद क्या था? आपका सबसे बड़ा डर क्या है डोडो ग्रुप को लेकर? एक आदमी कहता है कि हम चाहते हैं कि डोडो ग्रुप का शेयर वैल्यू ऊपर जाए, कंपनी तरक्की करे और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। उसके लिए जो करना होगा वही हम करेंगे। एंड्रयू कहता है, अच्छा ये बात है, तब तो आपको शेयर होल्डर्स मीटिंग में चेयरमैन की वाइफ को या नाथन को वोट करना ही नहीं चाहिए। जानना चाहते हैं क्यों? पूछकर दोस्तों वो वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के मेडिसिन के बदले नकली मेडिसिन रख रही है। मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है इस औरत ने। अगर ये वीडियो मैंने लीक करवा दिया तो जानते हो क्या होगा? किसी को डोडो ग्रुप पर विश्वास नहीं रहेगा और डोडो ग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कहां से मिलेगा मुनाफा आप सभी को? अगर आप डोडो ग्रुप की भलाई चाहते हैं तो सुनो, अगले शेयर होल्डर मीटिंग में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कहकर एंड्रयू वाइन ग्लास उठाता है एंड इस पर सभी उसे सपोर्ट करते हुए अपने ग्लासेस उठाकर चीयर्स करते हैं। दोस्तों, अगले दिन आखिरी सुनवाई के लिए नेल भी तैयार हो रहा होता है। वो जेराल्ड से पूछता है कि पेनी सेफ तो है ना, कहीं वो बचकर भाग तो नहीं जाएगी? कहता है, नहीं सर, अगर उसको बचकर निकलना होगा तो उसको दीवार तोड़नी होगी और उसके हाथ तो बंधे हुए हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। नील कहता है, कल मुझे बुरा सपना आया था, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए। जेराल्ड कहता है कि सर, पर आप अपने फोन से मत कीजिए वरना पकड़े जाने का डर है। पेनी का फोन तो आपके पास है ना, उसे ऑन करके कॉल कीजिए। अब नेल जैसे उस फोन को ऑन करता है तो यहाँ जिना की टीम को अलर्ट मिल जाता है। जॉन तुरंत जिना से कहता है कि पेनी का फोन ऑन हो गया है, अब पेनी की लोकेशन हमें मिल गई है। दोस्तों, वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो नेल अटेंड करता है एंड उसकी आवाज को सुनते ही जॉन पहचान जाता है कि जरूर ये नेल है और उसी ने पेनी को किडनैप करके रखा हुआ है। वहाँ पेनी को दिखाते हैं, उसने रस्सी खींच कर उसको ढीला कर दिया था और अपने हाथ निकाल लिए थे। हालांकि उसके हाथों में चोट भी आ गई थी। वो अपने ब्रेसलेट के ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करने में सफल हो जाती है। दोस्तों, यहाँ ली को भी पता चल जाता है कि पेनी नेल के कब्जे में है। इतने में मोजू आकर उसे पेनी का लोकेशन बताता है तो ली कहता है कि वो हॉस्पिटल से बहुत दूर है, सड़क से गए तो हम उसे वक्त पर कोर्ट पर नहीं ला पाएंगे, हमें हेलीकॉप्टर में जाकर उसको लाना होगा। लेकिन उस हॉस्पिटल में हमें अलाउ नहीं किया जाएगा ना, इसलिए आप वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल कीजिए कि उस हॉस्पिटल में एक कत्ल हुआ है और हम भी पुलिस के साथ हॉस्पिटल के अंदर चले जाएंगे। मैं अभी हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ। इस तरह दोस्तों, एक ही मिनट में ली झट से पूरी प्लानिंग कर लेता है। यहाँ जिना और जॉन सोच लेते हैं कि बस जब तक पेनी ली को कोर्ट नहीं लाता तब तक इन्हें किसी तरह कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को खींचना होगा, यानी मतलब एक्सटेंड करना होगा फालतू की बातें कर करके। उसके लिए इनको कोई चाल चलनी होगी और इनके प्लान से एकदम बेखबर जे जिना से कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, अब तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। हाँ, मैं ये केस जीत जाऊंगा और जीतते ही मेयर बन जाऊंगा, फिर देखना मैं एक एक करके तुम सबका खात्मा कैसे करता हूँ। जिना भी उसको चिढ़ाती है कि जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, उनका दिमाग अपनी जगह से खिसक जाता है और उनकी हार होती है। फिर दोस्तों, हॉस्पिटल में आ जाइए।
एक नर्स पैनी को स्पॉन्ज बाथ देने आती है और पैनी ऐसे बैठी होती है जैसे कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर नर्स चौंक जाती है कि यहाँ पर कौन हेलीकॉप्टर लेकर आ गया और वो भी इतनी नीचे क्यों उड़ रहा है। दोस्तों पैनी को तो तुरंत एहसास हो जाता है कि उसे बचाने के लिए मोजो और ली आए होंगे। ली और मोजो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं। ली जिना को कॉल करके कहता है कि हम 1 घंटे में पैनी को लेकर कोर्ट पहुंच जाएंगे, तब तक तुम कुछ भी करके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एक्सटेंड करो। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी पर तुम जल्दी आ जाना, कहकर वो कॉल काट देती है। इतने में लोकल पुलिस भी हॉस्पिटल आ जाती है एंड ये लोग उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। पुलिस वहाँ के स्टाफ को बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। इतने में ली पैनी को पुकारते हुए अंदर भागता है एंड वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ली उनको चकमा देकर अंदर चला जाता है। दोस्तों कोर्ट में जिना कहती है कि मैं कुछ और विटनेसेस से पूछताछ करना चाहती हूँ। जेजे चौंक जाता है कि आप कौन सा विटनेस लेकर आ गई। असल में दोस्तों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डेनिस के साथ मिलकर जिन लोगों ने उसके लिए प्रचार किया था उन्हें जिना विटनेस के तौर पर लेकर आई थी। जेजे को समझ नहीं आता कि इनके स्टेटमेंट का क्या करेगी एंड जज भी चौंक जाते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो और आखिरी सुनवाई में इतने सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट को लेकर तुम साबित क्या करना चाहती हो। इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, पर जिना कहती है कि सच को सामने लाने के लिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं एक एक करके पूछताछ करना चाहती हूँ जिससे और कई सच्चाइयाँ कोर्ट के सामने आ जाएंगी। इस पर फिर क्या था, जज भी मान जाते हैं कि ठीक है लेकिन जल्दी पूछताछ शुरू करो। दूसरी ओर दोस्तों ग्रे पैनी को देख लेता है और फिर वो तुरंत उस कमरे में जाकर पैनी को छुड़ा लेते हैं। इतने में ली भी आ जाता है और गुस्से में पैनी को देखता है। वो बेचारी कहती है कि मुझे माफ कर दो। ली कहता है कि मैंने बॉस से बात कर ली है। तो मुझे पूछता है उन्होंने क्या कहा। बॉस ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। ये सुनकर सभी को तसल्ली हो जाती है कि चलो पैनी की जान बच गई, क्योंकि ली कभी पैनी को मार नहीं सकता। तो वहाँ कोर्ट में जिना सारे विटनेसेस से एक ही सवाल कर रही होती है। तो जेजे का लॉयर कहता है ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी वकील एक बेहुदा सवाल को बार बार हर किसी से पूछकर पता क्या लगाना चाहती है। किमी नाथन से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये जानबूझकर सुनवाई का टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाँ छोड़ो ना, बढ़ाकर भी होने क्या वाला है। और तभी नेल और जेराल्ड कोर्ट में आते हैं। नेल तो बड़ा खुश होता है कि थोड़ी देर में जेजे छूट जाएगा और मेयर बन जाएगा, फिर तो अपना ही राज होगा। और यहाँ एंट्री होती है ली की। उसके साथ पैनी को देखकर नेल तो बौखला जाता है। कोर्ट रूम में जिना जज से कहती है कि मेरी आखिरी विटनेस इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। जेजे को लगता है कि ये भी कोई नकली विटनेस होगा जिसको जिना ने अरेंज किया है। और तब ली पैनी को लेकर एंटर करता है। पैनी को देखकर जेजे के पसीने छूटने लगते हैं और यहाँ पर ली जेजे को देखकर एक बढ़िया वाली स्माइल करता है। ओ यार पार्ट 35 का एंड भी यहाँ पर हो गया। बस इंतजार कीजिए अगले पार्ट का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों प्लीज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।